नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की, बात कोरोना की। डेल्टा प्लस वेरिएंट का थ्रेट बढ़ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के महज 10 मामले हैं, लेकिन डेल्टा प्लस को कोविड-19 का सबसे घातक, सबसे डेंजर वेरिएंट बताया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ 10 को बस मान लेना आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेशक मंद पड़ गई हो, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट न सिर्फ डरा रहे हैं, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये नए वेरिएंट तीसरी लहर को दावत देंगे। दरअसल एमपी में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस चिंता का सबब बना हुआ है। अभी तक भोपाल में 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं। टोटल मध्य प्रदेश में 10 केस हैं, जिनमें से 5 भोपाल में निकले हैं, 3 उज्जैन में, 1 अशोकनगर और 1 रायसेन। 8 पूर्णतः स्वस्थ हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खुद सीएम शिवराज ने भी इसे लेकर आगाह किया है। मित्रों, कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसा हमने बार बार कहा कि निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में आज भी, भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आज भी 43 केस आए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी करें इस समय। सीएम शिवराज की चिंता वाजिब है, क्योंकि एमपी में मौजूदा डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी में अप्रैल के बाद से ही डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की एमपी के डेल्टा वेरिएंट पर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में 57% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिले। मई में 69% कोरोना मरीजों पर डेल्टा वेरिएंट पाया गया था। जून में 100% संक्रमण के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया। एमपी में दूसरी लहर में आई तबाही की वजह भी डेल्टा वेरिएंट है। एमपी से हर महीने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने दिल्ली भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन जारी है। इंदौर जैसे शहरों ने तो यूरोप के कई देशों को वैक्सीनेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इन सब के बीच एमपी में डेल्टा प्लस का डेंजर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में फिलहाल आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आगे और पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर विश्नोई, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई, लेकिन जो मटेरियल मिल रहा है अब तक का सबसे डेंजर, सबसे घातक वेरिएंट ये कोरोना का माना जा रहा है। अगर 10 केस हो गए हैं तो क्या बहुत आराम से हमें रहना चाहिए, या फिर यहाँ से दरअसल हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस सवाल के 2-3 अलग अलग पहलू को मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर करूंगा, ताकि आपके दर्शकों को सबसे अच्छी जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो आपने बातचीत करी कि वेरिएंट के आने के बाद हमें सतर्क होना चाहिए कि नहीं। तो बेशक सतर्क तो बिल्कुल रहना ही है, क्योंकि ये वायरस जो म्यूटेट होकर नया डेल्टा वेरिएंट आया है और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया उसके बाद में, ये वायरस म्यूटेशन के बाद आया है। जब ये म्यूटेशन होता है तो सबसे ज्यादा इसका बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों में जब ये ट्रांसफर होता है तब ये वायरस अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है और तब ये म्यूटेशन नए तौर पे निकल के आता है। तो इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बचे रहें और कम से कम लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाए।
दूसरी बात कही आपने सिवियरिटी की आशंका जो इसमें जताई जा रही है वो सिर्फ एक बेस पे जताई जा रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि एक बहुत ही महंगा और बहुत ही कारगर इलाज था सेकेंड वेव के टाइम पे, जो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में तो अवेलेबल भी नहीं था, उससे ये नया वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट बताया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए वास्तविक स्थिति जो आज की तारीख में आ चुकी है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो 10 केस हैं, या बात करूं पूरे हिंदुस्तान में अभी 40 से 45 केसेस हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जिस स्पीड से फैल रहा था, अगर ये उसी स्पीड से फैल रहा होता तो बहुत ज्यादा केसेस आ चुके होते? तो कहीं ना कहीं इसकी म्यूटेशन में इसकी स्प्रेड होने की ताकत मुझे लगता है शायद थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर सिवियरिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपके शरीर में ये अफेक्ट कितना करता है या सिम्टम्स कितने पैदा करता है, तो उसमें भी देखा जाए तो जो वैक्सीन हमारे यहाँ पे लोगों को लग रही है, मध्य प्रदेश में भी जो एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है वो नॉन वैक्सीनेटेड केस थी। इसके अलावा बाकी सभी केस जो हैं वैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए ये मान के चलूंगा कि वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट कारगर हो सकती है। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज जो हमें बच्चों की चिंता हो रही है इस बार, बच्चों की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल जो एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा 9 केस निकले हैं, उसमें से 3 तो केवल बच्चे ही थे, 3 साल, 5 साल और 6 साल के। तो ओवरऑल रेट भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7.5 से 10% के बीच में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। तो इसलिए भी थोड़ी हमें चिंता करके चलना चाहिए और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि बड़े भी अल्टीमेटली बाहर से घूम के आके उनके घरों में बच्चों को ये इन्फेक्शन ला सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बीजेपी की तरफ से धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी साहब। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। अभी सवाल डॉक्टर साहब से ले रहे हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर साहब, इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि देश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो कम होने के बाद एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। केरल समेत और बाकी स्टेट भी हैं इसमें, स्पेशली केंद्र की तरफ से वहाँ पर टीम भी भेजी जा रही है। तो क्या ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, चूँकि केरल में भी इसकी पुष्टि हुई है, तो इसका क्या असर वहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए अभी के दौर में और कितनी ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से जो आपने सवाल पूछा है, सरकार तो कहीं ना कहीं अपने वाजिब कदम उठा ही रही है, पर कहीं ना कहीं जब तक हर आदमी अपनी तरफ से एक प्रॉपर केयर प्लान नहीं अपनाएगा, चाहे तो वो जैसे भी हमारे प्रोपेगेंडास चल रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के, मास्क से लेकर के हैंड सैनिटाइजेशन से लेकर के, तब तक हम इसके खतरे के लिए एक्सपोज्ड हैं ही हैं। जो सरकार हाँ कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है और कर भी रही है, वो ये है कि इसकी तैयारी के अगेंस्ट जो हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्थायी रूप पे अब ज्यादा फोकस करें। पहले हमने देखा जैसे जो टेम्पररी स्ट्रक्चर इंदौर में, जबलपुर में, बाकी जगह बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उसमें बनाते बनाते हमारे नंबर ऑफ केसेस इतने कम हो गए कि वो सिर्फ एक खर्चा बन के रह गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये खर्चा अभी से ही चालू कर दें स्थायी व्यवस्था को अच्छा करने में, तो मुझे लगता है कि इससे लड़ने के लिए हम और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर और थर्ड वेव से निपटने को लेकर अलग अलग जगहों पर कुछ नए अस्पताल, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इस बीच चल ही रहा है। तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि क्या 10 को बस मानकर हम रुक जाएं, या फिर जो एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि परमानेंट आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, उसकी तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है? देखिए, भोपाल में कांचू अस्पताल का लोकार्पण किया है। शिवराज सिंह जी इस बात पर पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि हम तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना मध्य प्रदेश में करके रहेंगे। वर्तमान में जो अस्पताल हैं उनमें प्रॉपर बेड हो, चाहे बच्चों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, अन्य दवाइयों की व्यवस्था हो। सरकार पूरी फिक्रमंद है जी। और आज वो भावुक होकर के उन्होंने जनता से भी अपील की है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ नियंत्रण में है, पर आप सबको अभी भी मेहरबानी करनी चाहिए कि बहुत उन्मुक्त होकर के, बहुत उच्छृंखल होकर के या बहुत बिंदास होकर के कि अब तो कोरोना चला गया, कोई लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि सावधानी हटी
और दुर्घटना घटी, बिल्कुल कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई भी जानकार व्यक्ति कोरोना के अगले वेरिएंट या डेल्टा प्लस को लेकर के किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। उसका एकमात्र उपाय है कीप डिस्टेंस। एक रोगी से बाकी के लोग बचे रहेंगे। ठीक। धैर्यवर्धन जो शर्मा होगा जी, वो उस रोगी लेकिन के साथ चुनौतियां होगा। तो और भी है ना, डेल्टा प्लस वेरिएंट की चुनौती तो है ही, इसके अलावा ब्लैक फंगस के मरीज फिर से बढ़ रहे हैं। अगर राजधानी भोपाल को लेकर ही हम बात करें तो ब्लैक फंगस के जो एक्टिव मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। आज ही का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। देखिए ये सब साइड इफेक्ट हैं और इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं थी कि ब्लैक फंगस अचानक से प्रकट होगा। जिन लोगों को बहुत एक्यूट वायरल अटैक था और उनके ट्रीटमेंट में ज्यादा औषधियों का प्रयोग हुआ है, उनको मुझे लग रहा है ये सब बीमारी हुई है, पर सरकार ने मध्य प्रदेश के 5-6 जो बड़े महानगर और मेडिकल कॉलेज में उनकी व्यवस्था की है ट्रीटमेंट का। उनके लिए आवश्यक इंजेक्शन केंद्र सरकार से भी मांगे, इंपोर्ट भी हो रहे हैं। अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने अरेंज करने का प्रयास किया है। चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार हम सबको अपडेट करते हैं कि उसके लिए क्या क्या और व्यवस्था की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, सरकार अपनी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन क्या ये काफी हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने? बाकी और जो चुनौतियां खड़ी हैं उनके सामने, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या फिर और दूसरा फ्रंट हो। ब्लैक फंगस से मैं शुरू करता हूं। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आज भी अस्पतालों में नहीं है। बहुत सारे मरीजों की इसकी कमी के कारण मौत हुई है। तकरीबन 80,000 रुपए का खर्च आता है इंजेक्शन का। इसमें कम से कम जो नॉर्मल मरीज है ब्लैक फंगस के, सरकार उसका इंतजाम नहीं कर पाई, गोलियों का इंतजाम नहीं कर पाई। बहुत सारे पेपर्स में, अखबारों में आया कि जो है डेडिकेटेड, जो बात हुई थी कि डेडिकेटेड एक ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा, वो भी नहीं बन पाया। तो सरकार के दावे अलग होते हैं। लोगों से तो कह रही है सरकार की आप जो है सावधानी रखिए। आज ही पेपर में आया 10 बजे से 11 बजे तक आपने नाइट कर्फ्यू कर दिया। भाई क्या आवश्यकता है ऐसी चीजों की? 8 बजे था, 8:30 तक बाजार बंद हो जाते हैं, सभी लोग ज्यादातर निकलते नहीं है। 8:30 9 बजे तक आप रखते, लेकिन 9 बजे के बाद आप कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाना चाहिए। शादी पार्टी में लगातार आप ढील देते जा रहे हैं। तो लोगों के मन में जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है लोगों के दिमाग में कि कोरोना है अभी, तो लोग बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। 70% सरकार लापरवाह है और 30% लोग लापरवाह हो गए। अब इनकी तैयारियों पे आ जाइए। जो काटजू अस्पताल बनाया गया है वो अस्पताल आज नहीं बना है, वो बन रहा था कई लंबे समय से। पीसी शर्मा जी स्थानीय विधायक और मंत्री थे, तो हमारी सरकार के जमाने में उसको गति दी गई, आज बन के तैयार हो गया। अब 200 बेड का वो एक अस्पताल है मात्र है जो अस्पताल कोरोना के लिए बना है। क्या सरकार बताएगी कि उसने कितने सिलेंडर खरीदे हैं नए, कितने बेड उसने नए खरीदे हैं? 32 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। क्या सीटी स्कैन मशीन के सरकार ने ऑर्डर दे दिए? कितने वेंटिलेटर्स हैं जो आज सरकार ने वेंटिलेटर टेक्नीशियनों की भर्ती कर ली है? क्योंकि जब दूसरी लहर थी तो वेंटिलेटर टेक्नीशियन नहीं थे। क्या वेंटिलेटर टेक्नीशियनों की भर्ती कर ली है? उसका क्या विज्ञापन जारी हो गया है? ऐसी कोई भी चीज मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ जो अस्पतालों में पहले से ऑक्सीजन प्लांट लगना थे वो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, लेकिन उनको भी चलाने के लिए आप भर्ती नहीं कर रहे हैं लोगों की। सरकार की इस बात पर विपक्ष, किसी कांग्रेस पार्टी इस बात पर भरोसा नहीं करती कि जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है। लेकिन हमारा सीधा आरोप है। धैर्यवर्धन शर्मा जी बताइए। देखिए, भले ही सारे लोगों की भर्ती अभी न की गई हो, पर इंतजाम सरकार ने किए हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तमाम लोगों से वो मशीन अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। संविदा पर भी तमाम कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। तो इस समय जो नितांत आवश्यक थे, लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर उपचार के पूरे प्रबंध है, चाहे सीटी मशीन हो चाहे दूसरी चीजें जो आप ये कह रहे हैं। कितनी सीटी मशीन के ऑर्डर दिए आपने? भाई आप बताइए ना, कितनी सीटी मशीन के ऑर्डर दिए हैं आपने? सुनिए फिरोज जी, जितनी आवश्यकता है उतने प्रबंध अभी हैं। आपके कहने से तो ऑर्डर दिए नहीं जाएंगे। अगर 32 जिला अस्पतालों में, आपके शिवपुरी के जिला अस्पताल में नहीं सीटी स्कैन मशीन करेंगे? नहीं, ये भ्रमित मत करिए। आपकी शिवपुरी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, हमारे शोपुर में नहीं है सीटी स्कैन मशीन।
सीटी स्कैन मशीन शिवपुरी में कार्यरत है, केवल कुछ दिन के लिए खराब हुई थी, उसको ठीक करा लिया गया। तो ये तो मशीन है, चलते चलते बीच में किसी दिन गड़बड़ होगी, एक आध दिन की तकलीफ होगी। सरकार को अभी जितनी आवश्यकता है वो सब प्रबंध किया जा रहा है और आगे के लिए भी हॉस्पिटल संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकार ईमानदारी से पूरे जतन कर रही है, पूरे संसाधन जुटाने के लिए प्रयास कर रही है। चाहे मशीनरी खरीदनी हो, चाहे भर्ती करनी हो, सरकार वह सब करेगी। अभी प्राथमिकता सरकार की थी कि जो संसाधन तत्काल उपलब्ध हो सकते हो उनके द्वारा लोगों के प्राण की रक्षा करना, और उसमें सरकार बड़े पैमाने पर सफल भी हुई है। इसलिए देश के दूसरे प्रदेशों में अभी भी कोरोना का कोप है, पर मध्य प्रदेश में लगभग हम नियंत्रण की अवस्था में है। पर आप जुबान मत पकड़िएगा हमारी सरकार की कि आप तो कह रहे थे नियंत्रण में है, ये नियंत्रण की अवस्था है। अब इसमें भी कोई रायता फैला देगा या आप भ्रम फैला देंगे महाराज, तो फिर इसको कोई नहीं बचा पाएगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि अभी नियंत्रण में नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये नियंत्रण में नहीं है महाराज, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप लापरवाह हैं और आप तैयारी नहीं कर रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट की, और इसी बात की चिंता ये चैनल भी कर रहा है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने की, और हमको भी इसी बात की चिंता है। और आपके पास कोई तथ्य नहीं है अभी तक, जितने भी सवाल मैंने उठाए धैर्यवर्धन जी। नहीं फिरोज जी, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी सरकार ने तथ्य दिए। आज मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 10 मरीजों में 8 स्वस्थ हुए हैं। तो ये सब बता तो रहे, जितनी आवश्यकता है उतना उनके उपचार के प्रबंध सरकार कर रही है। आपके कहने से, आरोप लगाने से ये तो होगा नहीं कि सरकार इलाज नहीं कर रही है। सारे लोग क्या निजी चिकित्सालयों में जाकर इलाज करा रहे हैं। आप क्या नर्सें हड़ताल पे बैठी हैं? जूडा डॉक्टरों को आपने हाई कोर्ट का डर दिखा के उनको वापस नौकरी पे रखवाया है। आपके आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पे बैठी हैं, तो और 60% आपके पास स्टाफ नहीं है, 4000 आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। क्या इन सब चीजों का आप प्रबंध कर रहे हैं क्या? डेल्टा प्लस जब आएगा और तेजी से जब फैल गया मान लीजिए, और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया वो, तब आप क्या करेंगे? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। आज जो है, आज नियंत्रण में है, लेकिन आज तैयारियों का समय है कि हम तैयारी कर लें इस बात को, और हम भी चिंता इसी बात की कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष को गौण समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ मानती नहीं है। अगर आप मानेंगे, हमारी सलाह मानेंगे, तो आने वाली जो तीसरी लहर है उससे हम लड़ाई लड़ पाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए धैर्यवर्धन जी, कि अगर कोरोना का इलाज आप समय रहते कर लीजिए तो ये बिल्कुल घातक बीमारी नहीं है, और जिसने चूक की और लापरवाही की और एक बार संक्रमण बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद डॉक्टरों के नियंत्रण में भी ये मामला नहीं रहता है। तो इसलिए अस्पतालों की महत्ता इस महामारी में सबसे अधिक है। और वैक्सीनेशन का हाल तो सब देख ही रहे हैं, लग भी रही है, नहीं भी लग रही है। लग गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं लग पाई तो कोई बात नहीं। ये अब ये स्थिति मध्य प्रदेश में जो है वो ठीक नहीं है। डॉक्टर बिश्नोई, देखिए, सलाह देने में और भ्रम फैलाने में बड़ा अंतर है। आप सलाह देंगे तो मैं भी सरमाथे लूंगा, सरकार भी लेगी, पर केवल भ्रम फैलाना, भयभीत करना समाज को, यह भी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। क्योंकि लोग अभी अपनी जान से खिलवाड़ करके और अपने परिजनों को खोकर वैसे ही दुखी बैठे हैं। पर उन्हीं डॉक्टर्स की बदौलत, इसी सरकार की बदौलत आज मध्य प्रदेश के कई जिले जहाँ एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, तो उनका इलाज किसने किया है? इसी सरकार ने किया है, और निःशुल्क किया है। इसलिए सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार आगे की भी प्लानिंग कर रही है कि कोई अगर कोरोना वायरस धोखाधड़ी करता है तो और क्या हालात बन सकते हैं, उसकी चिंता डॉक्टर बिश्नोई से बात करेंगे। प्लीज आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, सिद्दीकी साहब और शर्मा जी। डॉक्टर बिश्नोई, अब आप, चूंकि अभी इस पर और बहुत स्टडी बाकी है, जैसा आपने भी कहा, और अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत कुछ जानना बाकी है, डिटेल रिसर्च की इस पर ज़रूरत है। लेकिन जैसा आपने भी कहा, और ये कहा भी जा रहा है कि वैक्सीनेशन बेहद अहम रोल निभाएगा कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इन दिनों जो तस्वीरें आ रही है अलग अलग जगहों से, वहाँ पर 250 डोज अवेलेबल हैं और 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ऐसे में ना सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन हो रहा है। कल तो छिंदवाड़ा से इस तरह की भी तस्वीरें आई कि वहाँ पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। नरसिंहपुर के को हम देखें या किसी और जगहों पर देखें, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ वैक्सीन तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश रिकॉर्ड भी बना रहा है वैक्सीनेशन में। तो ये बैलेंस कैसे होगा कि एक दिन तो रिकॉर्ड बन रहा है लेकिन बाकी दिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है?
देखिए, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की अगर बातचीत करें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लोगों को प्रॉपरली वैक्सीन अवेलेबल है, पर हाँ, सरकार चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो पूरी कोशिशें करती दिख रही हैं कि जितनी वैक्सीन आती जा रही हैं वो पूरी की पूरी अवेलेबल होती चली जाएं। अगर हम बातचीत करें वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ भाड़ की, तो याद करें हम कुछ टाइम पहले ही बातचीत कर रहे थे कि वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को वैक्सीनेशन होगा, जिसमें जितने लोग रजिस्टर्ड है वही आते, भीड़ नहीं लगती, उनको टाइम भी अलॉट कर दिया जाता। पर इस हिसाब से लोगों का जो आपने देखा कि एकदम से कई सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे वो पीछे रह जा रहे थे। जब स्पॉट रजिस्ट्रेशन चालू किया तो एकदम से लोग आने लग गए। अभी भी जो बढ़ चढ़ के लोग आते हैं तो उसमें कई जगह ये देखा जाता है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे 1-1.5 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक वैक्सीन जो रहती हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो जितनी आती खत्म हो जाती है, उसके बाद लोगों को वापस लौटना पड़ता है। ये बात तो ठीक है कि वैक्सीनेशन उपलब्ध तो नहीं है, पर उपलब्धता को बढ़ाने के हिसाब से अगर आप लोग इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो करें तो उसमें यूएस और यूके से जहां से रॉ मटेरियल आता है वो एक बॉटल नेक की तरह बिहेव कर रहा है। रॉ मटेरियल हमारे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास में काफी सीमित मात्रा में आ रहा है, जिस कारण से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी काफी बड़ा धक्का लगा है। पर उसके बावजूद मेरे हिसाब से जितनी अवेलेबिलिटी हमारे इतने बड़े देश, इतनी जनसंख्या में करी जा रही है, मेरे हिसाब से वो काबिले तारीफ है और उनकी पीठ थपथपा के उनका हौसला बढ़ाना ही चाहिए हमें। यानी कि जो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो रही हैं वो लोकल सिस्टम की वजह से हो रही है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, लगातार हम यही, आप भी अपील करती रहे, हम भी अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें तो वैक्सीन नहीं मिल पाती है। डॉक्टर विष्णु साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये हमको भी समझना चाहिए कि अभी हमारे केवल कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये 2 ही दवाइयां उपलब्ध थी। अब विदेशी कंपनियां क्या अपनी शर्तों पर आकर के बिना किसी साइड इफेक्ट्स की गारंटी दिए और अचानक से दवाई बेचना प्रारंभ कर दें, हम उनके लिए दरवाजे खोल दें कि आओ हमारे बच्चों को वैक्सीन लगा करके वापस चले जाओ बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो क्या ये ठीक है? थोड़े से संयम की आवश्यकता है। अभी पिछले 2-3 दिनों में 2 बड़ी खबरें सुनने को मिली हैं कि सिप्ला को भी अधिकार मिल गया है, उसका किसी विदेशी कंपनी से टाई अप हुआ है। अब सिप्ला उनका या तो लोकल में प्रोडक्शन करेगी या मॉडर्ना की डोजेज वहां से इंपोर्ट करके वह देश में उपलब्ध कराएगी। वैसे ही कैडिला का भी आज और कल में 2 दिन में बहुत खुशखबरी आई है कि कैडिला का खुद का आने वाले वक्त में और ज्यादा रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। फाइनल कमेंट सिद्दीकी साहब, वाइंड अप करना है, वक्त कम है मेरे पास। देखिए, वैक्सीन के मामले में हमारी जो विदेश नीति है वो वैक्सीन को और एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के लिए प्रभावित कर रही है। अगर हमारे संबंध और विदेश कूटनीतिक स्तर पर कांग्रेस सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि एम्फोटेरेसिन बी जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है उसका रॉ मटेरियल भी यूके और जर्मनी से आता है, और यूएस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यूएसए और यूके से हमको इसका इंजेक्शन मिलता है, इसके लिए वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है। और जो जितनी भी हमारी वैक्सीन है, मॉडर्ना, फाइजर या स्पुतनिक, इन सबको जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए, ताकि दूसरे यूरोप में देश में तो यूरो कप फुटबॉल हो रहा है और हम यहाँ भारत में स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। बहुत कम 15% इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। अपील यही, ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी से, दर्शकों से, कोरोना के मामले कम हुए लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाकर रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ब्रेक के बाद।